Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So today we will be seeing an important topic, that is the tussle that is going between the state of Tamil Nadu versus the governor. So यहाँ पर हम क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, that is the does the governor have the right to delete portions of his address to the legislative assembly. So आपको पता है जब भी सेशन स्टार्ट होता है तो गवर्नर यहाँ पर पहले सेशन को एड्रेस करता है और जो बाय कन्वेंशन whatever is written or provided to the governor has to read it as such. सो यहाँ पर ये देखा गया है कि जो गवर्नर है उन्होंने कुछ पोर्शंस को यहाँ पर डिलीट किया है. तो क्या उनके पास ऐसी पावर्स एग्जिस्ट करती हैं कि वो कुछ पोर्शंस को डिलीट कर सकते हैं? कौन सा यहाँ पर पक्ष सही है, गवर्नर का सही है या फिर चीफ मिनिस्टर का सही है, उसको जानने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. देख लेते हैं न्यूज़ में क्यों था. सो आप देख सकते हैं द तमिलनाडु असेंबली वाज रॉक्ड अप बाय अनप्रेसिडेंटेड सीन्स व्हेन गवर्नर R.N. Ravi skipped certain portions from the customary speech submitted to him by the state government for reading at the start of the assembly session. सो जब भी स्टार्ट होता है असेंबली सेशन, जैसा कि आपको पता है इट इज़ अ कन्वेंशन जो कि गवर्नर जो है, जो वट एवर इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ही हैज़ टू रीड इट, राइट. सो यहाँ पर ये देखा गया है कि वहाँ के जो गवर्नर हैं R.N. Ravi, उन्होंने कुछ पोर्शंस को स्किप किया है, right? So this highlights the debate about rising mistrust between the governor's office and the chief ministers of opposition-led governments and the role of the governor in parliamentary democracy. So आज के सेशन में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गवर्नर के पास ऐसी पावर्स हैं, और अगर हम डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या गवर्नर का ये करना सही है. सो आपको यहाँ पर मिसट्रस्ट देखने को मिल रहा है, दैट इज बिटवीन द गवर्नर एंड द इनकम्बेंट गवर्नमेंट, राइट. सो दिस वर्स इज इन न्यूज. सो बैकग्राउंड आप देख सकते हैं. सो द कॉन्फ्लिक्ट अरोज व्हेन द गवर्नर मेड चेंजेस टू द प्रिपेयर्ड स्पीच ही रेड आउट इन द असेंबली. सो यहाँ पर कुछ चेंजेस बनाए गए हैं, कुछ पोर्शंस को बिल्कुल स्किप कर दिया गया है, right? The skipped portions of the governor's address were about B.R. Ambedkar, Dravidian leaders, the Dravidian model of governance and the law and order situation in Tamil Nadu. So देखा गया है कि जो गवर्नर ने यहाँ पर पोर्शंस को स्किप किया है, वो पोर्शंस एक्चुअली में डेडिकेटेड किसके लिए थे? दैट इज B.R. अम्बेडकर के ऊपर, ऐसे ही द्रविडन लीडर्स के ऊपर, द्रविडन मॉडल ऑफ गवर्नेंस और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन प्रिवेल कर रही है तमिलनाडु में, उसके बारे में थे, जिसको यहाँ पर स्किप किया गया, राइट. सो एज अ रिजल्ट द तमिलनाडु CM moved a resolution demanding only the original printed speech in the Tamil Nadu to be put into records. So यहाँ पर ये कहा गया है कि जो CM है उन्होंने यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया. इसके बाद यहाँ पर ये कहा गया था कि जो ओरिजिनल स्पीच है वो ही प्रिंट करी जाए, वो ही रिकॉर्ड्स में जाए. अब इसके वजह से आपको एक मिसट्रस्ट देखने को मिल रहा है, दैट इज बिटवीन द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर, राइट. सो हम देख सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं गवर्नर की, he also reacted to this in an unprecedented manner by staging a walkout from the house in protest even before the national anthem was played. So इसके रिजल्ट में आपको देखने को मिला है कि गवर्नर ने यहाँ पर अनप्रेसिडेंटेड वे में बिहेव किया है एंड ही वॉकड आउट. नेशनल एंथम से पहले ही वो वॉकआउट कर गए थे. सो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि आपको एक मिसट्रस्ट देखने को मिल रहा है, दैट इज बिटवीन द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर, राइट. सो आप देख सकते हैं अर्लियर वेस्ट बंगाल, राजस्थान, पंजाब, त्रिपुरा एंड केरला, राजस्थान गवर्नर्स refused to read the address sent by the government. सो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये पहला इंस्टेंस है, ऐसे इंस्टेंसेस पहले भी हो चुके हैं. इसका मतलब क्या है, ये जो टसल है ये आपको कॉमनली देखने को मिलती है. अब ये टसल क्यों है उसको जानने की कोशिश करेंगे. व्हाट आर दी जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, जुडिशरी क्या कहती है इसके रूप में, ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस दे रखी हैं उसको जानने की कोशिश करें, राइट. सो लेट्स सी. अगर हम प्रोविजंस रिलेटेड टू द गवर्नर्स एड्रेस टू द लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं उसके बारे में जान लेते हैं. सो अगर हम देखते हैं जो गवर्नर्स एड्रेस है, इट कंटेन्स अ
रिव्यू ऑफ द गवर्नमेंट्स एक्टिविटीज। जो भी गवर्नमेंट ने एक साल में, पिछले एक साल में किया है, तो एक तरह से रिव्यू दिया जाता है असेंबली को। सो यहाँ पर जो गवर्नर है उसको वही रीड करना होता है जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स उसके प्रेजेंट करेंगे, राइट। सो आप देख सकते हैं, एंड अकम्प्लिशमेंट्स इन द प्रीवियस ईयर, इट्स प्लान्स फॉर द सेशंस, पॉलिसी and legislative proposals that the government plans to implement in the coming year। सो आपके एक साल का रिव्यू दिया जाता है और आगे गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, क्या पॉलिसी इनिशिएटिव्स लेगी, वो भी एक तरह से उस डॉक्यूमेंट पे लिखा होता है, राइट। सो इट इज प्रिपेयर्ड and submitted by the state government to the governor beforehand। very very important, आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अगर हम इसकी बात करते हैं, ये डॉक्यूमेंट पहले ही प्रिपेयर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, एंड इट इज हैंडेड ओवर टू द गवर्नर बिफोरहैंड, जो कि गवर्नर को एज इट इज रीड करना होता है, राइट। सो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं तो आपके पास आर्टिकल 175 और आर्टिकल 176 है, जिसमें यह कहा गया है, इट एम्पावर्स द गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउस और हाउसेस एंड मे फॉर दैट पर्पस रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ द मेंबर्स। सो यहाँ पर गवर्नर के ऊपर बोला गया है कि वो एड्रेस करेगा अपना पहला सेशन, राइट। ऐसे ही अगर हम आर्टिकल 176 की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं, गवर्नर हैज द राइट टू एड्रेस द फर्स्ट सेशन ऑफ द हाउस आफ्टर द इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। सो यहाँ पर गवर्नर को दो बारी एड्रेस करना होता है। जब नई लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है आफ्टर द इलेक्शंस, तब एड्रेस चाहिए होता है, और हर साल जब पहला सेशन किया जाएगा उस पहले सेशन में भी किसका एड्रेस होता है, गवर्नर का एड्रेस होता है। अब वो डॉक्यूमेंट में क्या होता है, जो उन्होंने एक साल पहले किया है और वो जो करना चाहते हैं वो उस डॉक्यूमेंट में दिया जाता है। ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कौन करता है, दी स्टेट गवर्नमेंट, और ये ट्रांसफर कर दिया जाता है, होल्ड करवा दिया जाता है टू दी गवर्नर बिफोर हैंड, राइट। सो आर्टिकल नंबर याद रखना है 175 एंड 176। अब कन्वेंशन क्या कहता है, ऑन द लाइन्स ऑफ ब्रिटिश कन्वेंशन सिंस 1829 द गवर्नर मस्ट रीड द फुल स्पीच एज इट इज एंड विदाउट एनी डेविएशन। सो अगर हम कन्वेंशनल व्यूज़ की बात करते हैं, तो अगर हम ब्रिटिश एरा की बात करते हैं, 1829 से ही ये देखा गया है कि जो गवर्नर है उसको पूरी स्पीच पढ़नी है, मतलब कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते हो और कोई भी डेविएशंस भी आपको नहीं करनी है। इट इज़ बाय कन्वेंशन, कन्वेंशन ने ऐसा कहा है। लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोपोजिशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ ये कहा गया है, इट एम्पावर्स द गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस, राइट। सो स्टेट असेंबली के इलेक्शंस जब होंगे तो पहला सेशन, और हर साल जब पहला सेशन होल्ड किया जाएगा तो गवर्नर का एड्रेस होगा। अब यहाँ पर बाय कन्वेंशन ये कहा जा रहा है कि आपने कोई भी डेविएशन यहाँ पर नहीं करनी है, एंड बिकॉज इट इज़ एसेंशियली द गवर्नमेंट्स मैसेज फॉर विच द गवर्नर्स ऑफिस bears no responsibility। सो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो कन्वेंशन कहती है कि एक तरह से क्या है, आप असेंबली को अपनी पॉलिसीज़ यहाँ पर बता रहे हैं, रिव्यू दे रहे हैं, तो यहाँ पर गवर्नर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट अपनी असेंबली को पॉलिसी इनिशिएटिव्स बता रही होती है, रिव्यू दे रही होती है, तो इसमें गवर्नर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसीलिए ये कहा जाता है कि यहाँ पर कोई भी डेविएशन के बिना he has to read it as it is by convention। I hope यहाँ तक क्लैरिटी है। So these are the provisions that are related to this। अब कुछ जुडिशरी की ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं। अगर हम राजस्थान हाई कोर्ट की बात करते हैं, held that even some portion read by the governor is good enough to deem the whole address as read। सो यहाँ पर थोड़ी लिबरलाइज्ड व्यू दिया है कि अगर गवर्नर ने पूरी स्पीच में से कुछ पोर्शन को भी रीड कर दिया है तो ये माना जाएगा कि आपने पूरा का पूरा रीड कर लिया। सो दिस वॉज गिवन बाय राजस्थान हाई कोर्ट। अब अगर हम कैलकाटा हाई कोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर ये कहा गया है कि गवर्नर
cannot decline to deliver his address and refuse to fulfill his conditional constitutional duty, implying that address under 176 is mandatory. So अगर यहाँ पर कहा गया है, कैलकाटा हाई कोर्ट की बात करते हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि अंडर आर्टिकल 176 इट इज़ मैंडेटरी टू रीच ईच एंड एवरी पॉइंट, और यहाँ पर आप अपनी स्पीचेस को डिलीवर नहीं कर सकते हैं, एंड इट कैन नॉट डिक्लाइन टू डिलीवर हिज एड्रेस, राइट. सो यहाँ पर क्या किया गया है, गवर्नर को बांधा गया है कि आर्टिकल 176 के तहत जो भी स्पीच आपको दे रखी है, जो भी प्रोवाइड कर रखा है, वो आपको एज इट इज रीड करना है, right. So next, however, the HC also held that when governor walks out of the house after laying down the address on the table of the house, it is mere irregularity and not illegality. Very important, ये कहा गया है कि जब वो अपना एड्रेस पढ़ देगा, उसके बाद अगर वो वॉकआउट कर जाता है, तो ये सिर्फ इरेगुलरिटी है, इलीगैलिटी नहीं है. मतलब ऐसा करना इलीगल नहीं है, ये कह सकते हैं कि इरेगुलरिटी है, ये होना नहीं चाहिए. बट अगर हो रहा है तो इट इज़ नॉट इलीगल, राइट. So thus his action is not questionable under Article 212, wherein the validity of the House proceedings cannot be challenged on the ground of mere irregularity in the procedure. So जो प्रोसीजर है यहाँ पर ये कहा जाता है कि उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन हम आर्टिकल 212 की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 212 में ये कहा गया है कि इसकी वैलिडिटी नहीं खत्म होगी अगर आपको इरेगुलरिटीज देखने को मिलती है, इलीगैलिटी देखने को नहीं मिलती. सो प्रोसीजरली क्या डिफाइंड है कि जब सेशन खत्म होगा गवर्नर तभी उठ के जाएगा, लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि एड्रेस के बाद अगर वो उठ के चला जाता है हाउस से, तो ये मियर इरेगुलरिटी है, इलीगैलिटी नहीं है. तो यहाँ पर आप आर्टिकल 212 की सहायता नहीं ले सकते, right. So the Calcutta High Court also held that the governor has the right to delete or not read irrelevant portions or portions which do not deal with the policy of the government. So अगर वो policy of the government के according नहीं है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कैलकाटा हाई कोर्ट से कि इट हैज़ दी राइट टू डिलीट. तो एक तरह से पावर्स दे दी गई हैं किसको, गवर्नर को, कि यहाँ पर आप कुछ पोर्शंस को डिलीट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, अगर आपको लगता है कि वो जो है वो पर्टिकुलर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट को दर्शा नहीं रहा, राइट. आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है. अब 5 जज एससी बेंच बैठा था इन नबम राबिया केस in 2016. It has nullified the action of Governor of Arunachal Pradesh who advanced the session of the assembly without the advice of the CM. इसका मतलब क्या है, Governor had exceeded his jurisdiction as he had no discretion in convening the assembly session. So असेंबली सेशन को थोड़ा डिले कर दिया गया था अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर के द्वारा. तो यहाँ पर ये कहा गया था कि यहाँ पर गवर्नर की कोई डिस्क्रिशनरी पावर एग्जिस्ट नहीं करती, वो ये जो सेशन है उसको डिले नहीं कर सकता, राइट. सो आपको डिफरेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स देखने को मिली हैं, जो कि अगेन मेंस का अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं, right. So these are the observations that were given by judiciary. Now what are the implications of governor's deletion or addition to the address? So अगर हम implications की बात करते हैं, सबसे पहला क्या है, इससे होता क्या है, अगर ये किया जाता है तो इसका मतलब क्या है, you are widening the trust deficit. इसका मतलब क्या है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही, दोनों में आपको टसल होती हुई दिख रही है, right. So for instance in 2022 the Telangana governor was denied the opportunity to address the legislative assembly. अब यहाँ पर जो गवर्नर ऑफ तेलंगाना है उसको एड्रेस करने ही नहीं दिया, तो यहाँ पर आपको एक इरेगुलरिटी देखने को मिलती है और यहाँ पर ट्रस्ट डेफिसिट देखने को मिलता है, दैट इज बिटवीन द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर. सो अगर ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, गवर्नर किसको रिप्रेजेंट करता है, वो एग्जीक्यूटिव को रिप्रेजेंट करता है. अगर हम सीएम और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो लेजिस्लेचर एग्जैक्ट देखने को मिलता है. तो यहाँ पर आपको एक टसल देखने को मिलती है, दैट इज बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर,
राइट ऐसी अगर हम बात करते हैं, इट मे क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। एक तरह से हम डेमोक्रेटिक सेटअप की जब बात करते हैं तो यहाँ पर हम कोऑपरेशन की बात करते हैं, दैट इज बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। सो यहाँ पर यही कहा गया है, यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सीएम मे रिफ्यूज टू डिफेंड द एड्रेस एट द एंड ऑफ द डिबेट ऑन द गवर्नर्स एड्रेस एंड द हाउस में रिजेक्ट द रेजोल्यूशन। अब जो सीएम है वो ये कह सकता है कि जो एड्रेस गवर्नर ने दिया है मैं उससे रजामंद नहीं हूं, तो यहाँ पर जब वोटिंग की जाएगी, अब जब वोटिंग की जाएगी तो उस रेजोल्यूशन में द हाउस में रिजेक्ट अगर ये किया जाता है तो यहाँ पर ये देखा गया है इट इज कंसिडर्ड एज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। सो आप देख सकते हैं द सीएम मे नीड टू रिजाइन। तो यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा, क्योंकि जो गवर्नर है वो प्रॉपरली स्पीच जो उसको लिख के दी गई थी वो डिलीवर नहीं कर रहा है, तो सीएम में बैकआउट, जिसकी वजह से हाउस उसको क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। नाउ इट इज सीन एज अ रेजोल्यूशन, इट इज कंसिडर्ड एज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, सीएम को रिजाइन करना पड़ सकता है। सो अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, जो सीएम ऑफ पंजाब है 1967 हैड रिजाइंड व्हेन द गवर्नर्स एड्रेस वाज डिफीटेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। सो एक तरह से इनकम्बेंसी हो जाती है कि यहाँ पर अगर रेजोल्यूशन पास नहीं होता है, इट इज कंसिडर्ड एज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड द सीएम हैज टू रिजाइन, जिसमें आपको एग्जांपल्स भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसी अगर हम यूपी सीएम की बात करते हैं तो वहां पर भी ही हैड टू रिजाइन इन द सिमिलर सर्कमस्टांसेस व्हेन द रेजोल्यूशन थैंकिंग द गवर्नर was defeated in the UP assembly। So जब ये रेजोल्यूशन पास नहीं किया जाता है उसकी वजह से ऐसा कंसिडर किया जाता है कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है और यहाँ पर सीएम हैज टू रिजाइन। सो यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस देखने को मिलते हैं, राइट। सो दिस इज द इम्प्लीकेशंस। अब एक्सपर्ट्स व्यूज ले लेते हैं। अगर हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करते हैं, आइवर जेनिंग्स जो है उन्होंने कहा है दैट सोवरन, दैट इज किंग, can suggest changes or revisions in the address, but the last word remains with the cabinet। So यहाँ पर ये कहा गया है whatever the cabinet has written, it has to be read exactly like that। So आइवर जेनिंग्स कह रहे हैं कि यहाँ पर आप changes suggest कर सकते हो, changes कर सकते हो, deletion कर सकते हो, लेकिन last word किसका रहेगा, that is cabinet, right। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं A.B. कीथ की in his work Constitutional Law 2 holds that the speech by the monarch has to merely state what government wants to do in the new session of the house। So यहाँ पर जो गवर्नर है उसकी पोजीशंस को थोड़ा कंट्रोल किया गया है, कर्ब किया गया है, उसकी पावर को कर्ब किया गया है, क्योंकि ये कहा गया है कि जो ये स्पीच होती है ये एक्चुअली में गवर्नमेंट का व्यू है कि वो नए सेशन में क्या करेंगे, तो एज इट इज उसको रीड कर देना चाहिए। ऐसे ही अगर हम शिवरंजन चैटर्जी की बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। सो इन हिज बुक गवर्नर्स रोल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली intended that governor's address be prepared by the council of ministers। जो गवर्नर का एड्रेस होगा वो प्रिपेयर कौन करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रिपेयर करेंगे। सो इफ अ गवर्नर डिलीट्स एनी पैरा of the address under the cloak of his discretion power, his or her action may not be unlawful from a rigid legalistic view, but would impact the norms of the parliamentary system of the government। अब ये कहा गया है कि अगर वो डिलीट कर देता है, कोई पोर्शन नहीं रीड करता है, तो इसका मतलब नहीं है कि इलीगैलिटी हो गई या लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल वे से आप नहीं चले। दैट इज ट्रू, लीगली आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन क्या हो सकता है, इट वुड इम्पैक्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। सो जो नॉर्म्स कन्वेंशंस बनी हुई हैं उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं एक पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर में वो डिफीट होते हुए दिखते हैं, राइट। सो दिस इज द एक्सपर्ट्स व्यू। नाउ व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, आप देख सकते हैं द गवर्नर्स प्रिंसिपल जॉब एज अ सगेशियस और वाइज एडवाइजर इज टू बी कंसल्टेड, टू वॉर्न एंड टू एनकरेज। सो यहाँ पर कंसल्ट कर सकते हैं गवर्नर से, उसका रोल इतना ही होना चाहिए, ज़्यादा इंटरवेंशन आपको देखने को नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कंसल्ट कर सकते हैं, वॉर्न कर सकता है और इनकरेज कर सकता है। सो यहाँ पर अगर हमें एक बैलेंस बनाने की बात करनी है तो यहाँ पर जो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं वो ओवर बर्डन ना करे किसको, लेजिस्लेचर को। यहाँ पर एक बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। बोथ गवर्नर्स एंड सीएम्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज शुड रिस्पेक्ट ईच अदर एंड एटलीस्ट हैव अ वर्किंग
रिलेशनशिप. सो एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और एक वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, जिसमें हम एक तरफ लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं जो एक्चुअली में जनता ने चूज करके यहाँ पर भेजा है, और अगर हम गवर्नर की बात करते हैं दैट इज अपॉइंटेड बाय द सेंटर. सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोनों में जो मिसट्रस्ट है, या अगर हम स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर दोनों को कोलैबोरेशन करनी चाहिए. राइट, सो दिस इज द वे फॉरवर्ड. अब एक MCQ प्रैक्टिस कर लेते हैं गवर्नर से रिलेटेड. सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द पावर्स ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट. फर्स्ट स्टेटमेंट है द गवर्नर कैन समन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व द स्टेट असेंबली. सेकंड है द गवर्नर कैन एडजर्न द सिटिंग्स ऑफ द स्टेट असेंबली. थर्ड है द गवर्नर एड्रेसेस द फर्स्ट सेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर इलेक्शंस. फोर्थ है द गवर्नर कॉजेज टू ले द एनुअल बजट इन द स्टेट असेंबली. सो कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं आपको बताने हैं? 1 and 2, 1, 3, 4, 2 and 3, और इज इट D 2 and 4? देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. अगर आपने गवर्नर की प्रोविजंस पढ़ी हैं, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बहुत थॉरली पढ़ी है, आपके लिए ये क्वेश्चन केक वॉक है. सो अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, इट इज ट्रू, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर वो समन कर सकता है, प्रोरोग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है. लेकिन क्या वो एडजर्न कर सकता है? नहीं. वो कौन करता है? स्पीकर करता है. तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है. थर्ड की अगर बात करते हैं, इट एड्रेसेस द फर्स्ट सेशन आफ्टर द असेंबली इलेक्शंस, जब इलेक्शंस हो जाते हैं, और जब भी एनुअली हर साल जब पहला सेशन बैठता है तब भी कौन एड्रेस करता है? गवर्नर एड्रेस करता है. तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट की बात करते हैं, कॉजेज टू ले द एनुअल बजट, दैट इज नॉट ट्रू, इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है. तो आपके पास ऑप्शन क्या बन जाती है? दैट इज 1, 3 and 4. आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है. सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें आपकी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बाकी 1, 3 and 4 आर करेक्ट. राइट, सो इट कॉजेज टू ले द एनुअल बजट इन द स्टेट असेंबली. आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है. राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट गवर्नर. आई होप यू लाइक द सेशन. थैंक यू वेरी मच.